लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास किया है। अब सेंटर ऑफ मास पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 3 पॉइंट मासेस की वैल्यूज दे रखी हैं 4 kg, 4 kg, 2 kg कर लीजिएगा, and 8 kg are kept at the 3 corners, are kept at the 3 corners of an equilateral triangle. Equilateral triangle, एक equilateral triangle है बेटा, of side of the side टू मीटर, उसकी साइड 2 मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को लोकेट करना है। ये बेटा जैसे कल हमने एक स्क्वायर का क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, बिल्कुल उसी ढंग से चलेंगे। इन्होंने बोला है कि 3 मासेस हैं, अगर आप देखें तीनों का वैल्यूज दे रखी हैं, एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। सॉल्यूशन में आए देखिए, बड़ा सिंपल सा मेथड होता है ये और बड़ा पॉपुलर भी है। आप कहोगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस पे 3 मास लिए, सबकी साइड बेटा आप ध्यान रखिएगा, ये साइड भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। आप चाहें तो इसको A, इसको B और इसको C मान लीजिए। आप जरा ध्यान रखिएगा, अगर आप एक एक्सिस ऐसे खींच लें, यहाँ पर देखिएगा एक एक्सिस ऐसे खींच लें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आप कहोगे कि सर कोऑर्डिनेट का ओरिजिन कहाँ से ले जाएं? देखिए आप बिल्कुल फ्री हैं कि कहीं से भी ले जा सकते हैं। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन यहाँ लें, या आप कहें कि यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, या आप कहें इसके मिड से लें, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं डिपेंड करती है, आपको लोकेट करना होता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें जो पहला मास होता है उस पर ही अगर ये ले लेते हैं तो एक बेहतर काम होता है। दूसरा एक और है कि ज्यादातर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ज्यादातर मासेज आ जाए। देखो यहाँ 3 मास, एक यहाँ, एक यहाँ, एक है। अगर हम इसको यहां से पास करते हैं तो 3 मास एक्सिस पे आ जाते हैं, 2 मास, एक और एक, तो उससे थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं। तो जो पहला मास है 4 किलोग्राम, वो यहां पर है, नेचुरली इसे आप M1 लिख लो। दूसरा मास 2 किलोग्राम है, M2 इक्वल टू 2 किलोग्राम है। तीसरा मास M3 है एंड दैट इज एक्चुअली 8 किलोग्राम, ये 8 किलोग्राम है। ये 3 मास है। अब आप देखिएगा बेटा, आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहते हैं तो ये आप क्या चाहेंगे, एक्सीएम वाईसीएम मिल जाए, हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आप इनके कोऑर्डिनेट पर लिखिए। देखो बेटा ये ओरिजिन माना है तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट देखो बेटा, एक्स एक्सिस पे 2 चले 2 मीटर, वाई एक्सिस पे 0, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इस एक्स एक्सिस ले, ये बी पॉइंट है, इसके 2 0 हो जाएंगे, 2 एंड वाई एक्सिस पे 0। इसके कोऑर्डिनेट थोड़ा सा तुम्हें लोकेट करने पड़ेंगे। देखो बेटा जब यहां पहुंचते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या है, इस पूरी लंबाई का आधा, ये 2 मीटर है, यानी यहां तक कितना हुआ, 1 मीटर चले, तो यहां तक तो आप इस पॉइंट को डी मान लो, 1 मीटर चले तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 कॉमा, ये देखो 1 आया, और फिर ये आप जाते हैं यहाँ पे, ये कितनी वैल्यू है आप निकाल सकते हो। ये बेटा 1 है, ये 2 है, तो अगर आप यहाँ देखें तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके लिए हमें बेटा सी डी पता करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ACD में अगर आ जाए तो आपको सभी को पता है बेटा, इसका स्क्वायर जो आ जाएगा, CD स्क्वायर जो हो गया, CD स्क्वायर, ये हो जाएगा ये AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं, इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के माइनस के बराबर। तो CD इक्वल टू अंडर रूट
AC बेटा, AC की वैल्यू कितने के बराबर है? 2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर, यानी √3 आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये जो CD आ जाएगा, CD ये कितना आ जाएगा? √3 आ जा रहा है, क्योंकि 4 - 1 3 √3 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 1 एंड √3 हो गए। तो अब आप एक चीज देखिएगा, इसे बेटा आप x1 कहोगे, ये जो आएगा ये y1 होगा, m1 आपको पता है, ये देखो m2 है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इसी तरह यहाँ आइएगा, ये m3 हो गया, इसे आप क्या लिखोगे? x3, और ये क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा, ये वैल्यू y3 हो जाएगी। तो आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता चल गया। देयरफॉर आप ऐसा करो, XCM निकाल लो, सभी को पता है m3 x3 आ गया अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आया। क्लियर? इतना है। वैल्यूज रखे, कैलकुलेट करिए बेटा इसे। आप इनमें जो वैल्यूज आपको पता है उनको रख करके कैलकुलेट करिए। तो एक्सियम कितना आएगा यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन में डालें, देखें कितना आता है। एक्सियम कितना आएगा? m1 इज 4 kg, x1 देखो बेटा 0 है, m2 2 किलोग्राम है, x2 आप देखें x2 ये है बेटा 2 है, प्लस m3 8 kg है, देखो ये 8 kg है, और इसमें देखो x3 ये कितने के बराबर? 1 के बराबर है, इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 8, ये 0 हो गया, ये 4 8 8 4 12 आया, और यहाँ पे देखो 8 4 12 14 आया, 14 कैंसिल करें 2 6/7 आया, तो x1 6/7 आ गया, इसकी वैल्यू फिलहाल ये है। क्लियर? इसी तरह से YCM अगर आप निकालिए, m1 y1 प्लस m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है भैया? तो आप देखिए ये क्या आता है, ये कहता है कि m1 इज 4, ठीक है बेटा, m1 इज 4, y1 इज अंडा, m2 इज 2, y2 इज अंडा 0 है, प्लस m3 इज 8, y3 इज √3 आ गया, अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 8, हाउ मच? 0 0 8 √3 अपॉन 14, 8 4 12 13 14 14, आप इसको कैंसिल करें 4 7, तो ये 4 √3 अपॉन 7 आया, YCM आ गया। तो अब अगर आप सीधे इन्होंने मान ली कोऑर्डिनेट्स ही पूछे थे, तो सेंटर ऑफ मास इस कोऑर्डिनेट पर आ जाएगा। तो देखिएगा, देखो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए XCM YCM, और इसकी वैल्यू है बेटा 6/7 एंड 8 √3 अपॉन 7। अब अगर आपको पोजीशन पता करना है, आपको बेटा याद है पोजीशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पोजीशन को RCM लिख सकते हैं, यह आएगा XCM I कैप YCM J कैप, तो यानी 6/7 I कैप प्लस 8/√3 7 J कैप आया। तो आपको इस तरह से ये बेटा RCM में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सीख लो बेटा कि जब भी ऐसे कुछ प्लेन में दिया जाए, 3 पॉइंट दें, 4 पॉइंट दें, 5 पॉइंट दें, आप उन पे कोऑर्डिनेट्स लोकेट करिए x1 y1 वगैरह, और फिर इसको आप XCM YCM निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आ गया। अभी तक जो हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मास का ले रहे हैं। पॉइंट मास मतलब जैसे हमने कहा एक मास ये m1 है, दूसरा m2 है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मास ऑफ अ बॉडी उसके रिजिड बॉडी में स्प्रेड हो, जैसे पेन है रिजिड बॉडी है, मास इसमें यूनिफॉर्मली यहां तक स्प्रेड है। अगर आप इसे मानो तो रॉड है, तो तुम्हें पता मैं कहूं कि इस पेन का पूरा मास कहां पर स्प्रेड है, क्या इसकी लंबाई में, इसके एरिया में, इसके वॉल्यूम में।
तो अगर कहो कि ये सर रॉड है तो अब तो फिर इसकी लंबाई में माना जाएगा। अब आप ये जरूर कहोगे कि सर इसकी थोड़ी मोटाई है तो इसका तो वॉल्यूम है। ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम ले रहे हो तो ये सिलेंडर हो गया। तो इसका मतलब आप समझिए मैं रॉड की जब बात करूं तो इस तरह के बहुत सारे पेन 2 3 4 5 करके एक लंबी सी रॉड बना दो। सिलेंडर और रॉड की डेफिनेशन क्या है? सिलेंडर में क्या होता है कि इसकी लंबाई जो है, इसकी जो थिकनेस है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, रेडियस, इसकी तुलना में कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ये सिलेंडर है। लेकिन अगर रॉड की लंबाई जैसे ये हुआ, इसमें एक और रॉड, एक और 10-20 रॉड हम जोड़ दें और लंबाई अच्छी खासी हो जाए इस तरह से कि लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मतलब इसकी मोटाई की तुलना में लंबाई जब ज्यादा होती तो उसे हम रॉड कहते हैं। तो आई मीन टू से कि इफ मास ऑफ अ रॉड, एक रॉड का मास उसकी लेंथ में स्प्रेड है तो आप समझिएगा, और यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो हम उसके मास की जगह पर फार्मूले में लेंथ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप जरा समझिएगा, मैं इसको अगर बात करूं, इफ मास ऑफ अ रॉड मास ऑफ रॉड्स कर दीजिए, रॉड्स spreads uniformly on the length पे हो, तो आप बताइएगा अगर मास लेंथ पर स्प्रेड है तो आप लिख सकते हो कि सर m इज प्रोपोर्शनल टू l, यानी हमारे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में जहां पर m था हम उस जगह पर l लिख सकते हैं। यानी कि अब आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आरसीएम ले तो ये क्या हो जाता है, याद करो, जो m1x1 प्लस m2x2 प्लस mnxn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn था ये क्योंकि आरसीएम लिया तो इसे r1 लिख लो, m1 r1 m2 r2 mn rn ये था। तो इसमें अब आप m इज प्रोपोर्शनल टू l यानी मास की जगह लेंथ लिख सकते हो, देयरफॉर आप इट कैन आल्सो बी रिटन एज RCM इज इक्वल टू, बेटा पोजीशन लिया तो एरो भी लगा लो, तो दैट विल बी L1 R1, क्यों? क्योंकि मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। m2 को क्या लिख दोगे, L2 R2 प्लस LN RN अपॉन मास को क्या L लिखेंगे, यानी L1 प्लस L2 प्लस L। तो मेरा मतलब है कि अगर मास को लंबाई पर स्प्रेड किया जाए यूनिफॉर्मली तो मास कैन बी रिप्लेस बाय लेंथ। फार्मूले में m की जगह लिखते चले जाओ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कहें, जैसे बेटा आप ध्यान रखो, इफ मास स्प्रेड्स ऑन एरिया, अगर एरिया पे स्प्रेड हो देन m कैन बी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तब बताइएगा ये जो फार्मूला था, जैसे देखो इस फार्मूले में m की जगह l किया था तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देन RCM कैन बी रिटन एज, देखो m1 की क्या लिखोगे, A1, इट कैन बी रिटन एज A1 R1 AN RN अपॉन A1 प्लस A2 प्लस AN, यार तब एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा। आपको एक कोऑर्डिनेट में दिया जाए, जैसे यहाँ बट R1 की जगह तो x1 x2 x3 कर लो, y1 y2 y3 कर लो, वही यहां कर सकते हो। सिमिलरली आपको याद है जैसे एरिया पे कहाँ स्प्रेड होता है मास, अगर हम इसी में बात करें, जैसे प्लेट है बेटा, ध्यान रखो प्लेट है तो इस पे तुम कहोगे मास एरिया पर स्प्रेड है। डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है तो मास एरिया पर स्प्रेड है, यानी m की जगह आप क्या कर लो, आप एरिया से रिप्लेस कर लो। सिमिलरली इफ मास स्प्रेड्स ऑन, अगर मास की स्प्रेडिंग होती है वॉल्यूम, जो कि अक्सर होता है, जैसे ये पेन सिलेंडर है, अंदर तक अगर ये सॉलिड होता, हालांकि हॉलो है सॉलिड, तो कहते हैं सर इसका मास अगर मान ली 100 ग्राम है तो उसके वॉल्यूम पर स्प्रेड है, देन m कैन बी रिप्लेस बाय वॉल्यूम। तो देयरफॉर देखिएगा बेटा इस फॉर्मूले में यहां पर क्या V1 V2 V3 ये आएगा, देयरफॉर RCM कैन बी रिटन एज, एरिया की जगह क्या लिखते, V1
प्लस V2 प्लस VnRn अपॉन ये आएगा। ये हो गया। आप इनको कुछ इक्वेशंस डालना चाहें तो कह सकते हैं सर ये स्टार हो गया, ये 2 स्टार हो गया, ये 3 स्टार इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशंस क्लियर। तो ये आ गया। तो इस तरह से ठीक, ये फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने हैं अगर लंबाई पर स्प्रेड हो। यानी बेटा आप मास की जगह लेंथ, एरिया और वॉल्यूम लिख सकते हैं। एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लें तो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा दें। इन्होंने एक ऐसा सेगमेंट शो किया, देखो बेटा ये, वो कहते हैं ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L, इसका लेंथ L है, और इसका लेंथ भी L है, इसका लेंथ भी L। अभी कहते हैं कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करो। लोकेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर हम सोल्यूशन पे आए, देखिए क्या है, एक अच्छा लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा इसकी रॉड की लेंथ L है, इस पर आप ये क्या हुआ, इसका मास पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो आपको पता है ना बेटा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके मिड में होगा, यहां पर C1 होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर इस एक चीज समझिएगा बेटा, अगर एक रॉड यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, इसे आप C2 मान लो। तो इसका मतलब इसका पूरा मास यहां पर कॉन्सेंट्रेट। अब तो मास के चक्कर ना पड़ो, तुमको सर मास M मान के कर सकते हो, आंसर तो आएगा ही। लेकिन अभी मास को हमने लेंथ से रिप्लेस करने की बात की, तो हम लेंथ से रिप्लेस करते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और इसकी लेंथ क्या है, L। वो तो खैर दिख ही रही है, इसका सेंटर ऑफ मास। अब तुम्हें याद है बेटा इससे पहले क्या, अगर एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ये है, एक ये है, तो इनका कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, फिर से सुनिएगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका मतलब है इसके इससे जो सिस्टम बना इसका सेंटर ऑफ मास इनकी लाइन पे कहीं होगा। यानी सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस, इस पे कहीं होगा। तो एक तरीका कि हम सीधे यही एक तरफ से डिस्टेंस बता दें। दूसरा बेहतर तरीका ये है कि चलिए हमने बता दिया इस लाइन पर होगा, क्यों ना हम कोऑर्डिनेट बनाएं। तो आप ऐसा करो, इसमें मान लो कि मतलब हमें एक्सियम वाईसीएम निकालेंगे तो अच्छे से आएगा। आप कह दो कि सर यहाँ ओरिजिन मान लीजिए, इधर आप एक्स एक्सिस मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस मान लीजिए। देखो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप बताइएगा। अगर मैं इस पॉइंट को, इसे मैं C2 ले लेता हूँ, C1 इसे ले लेता हूँ। देखिएगा बेटा इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स एक्सिस पर आप L का आधा चले, यानी कोऑर्डिनेट हुए L/2, और y एक्सिस पे क्या चले, 0 चले। और जरा इस पे आ जाओ, देखो x एक्सिस पे 0 चले और y एक्सिस पे क्या हुआ, L/2 चले। तो ये कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम इसमें मैं थोड़ा सा लेवलिंग करूं तो आप इसे क्या लिखोगे, तुम कहोगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये मिल गए। और लेंथ इसकी अगर मैं कहूं L1 दैट इज इक्वल टू L, और इसकी लेंथ L2 अगर हमने लिया है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू L। तुम कहोगे सर L1 L2 क्यों, आप M1 M2 ले लो। तो पता है कि इसका मास अगर M है तो M1 इक्वल टू M होगा। ठीक, अब आप लिखो, देखो एक्सियम इक्वल टू, याद करो बेटा क्या होता था, M1 X1, हमने इसको तय किया था, लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो L1 X1 प्लस L2 X2 अपॉन L1 प्लस L2। फिर सिंप्लीफाई करना यहीं पे कर लो। देखो L1 इज L, X1 का मतलब क्या आ जाएगा, X1 की वैल्यू L/2 प्लस L2 इज L, और X2 देखो बेटा क्या है, 0 अपॉन L1 प्लस L2 यानी L प्लस L। तो ये L स्क्वायर अपॉन 2 L आया, L कैंसिल हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, L/4 आया। तो XCM इज इक्वल टू L/4 आया फिलहाल। ठीक, कैलकुलेशन देख ले एक बार आप, ये L²/2 आया था, L कैंसिल हुआ, L/2 टू L/4 आया। इसी तरह से जरा YCM निकालो इसमें।
देखो M1Y1 होता था, इसको L1Y1 लिखो प्लस L2Y2 अपॉन L1 प्लस L2। क्यों L1 L2 लिखते हैं बेटा? क्योंकि मास लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आ जाएगा L इंटू Y1, Y1 0 है, प्लस L इंटू Y2, Y2 L/2 है, L प्लस L, ये भी L स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2L आया। इत्तेफाक की बात है कि ये वैल्यू भी L/4 आएगी, तो YCM भी आया, इसलिए COM जो आया दैट इज इक्वल टू XCM YCM, और इसकी वैल्यू आएगी L/4 एंड L/4। ये आता है। इसका मतलब समझे बेटा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है एक्स एक्सिस में L/4, सो मैं बता दूं, देखो ये L/2 है, L/4 यहां तक आया, और वाई एक्सिस पे L/4 यानी यहां कहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, इस जगह पर। देखो एक्स एक्सिस पे L/4, वाई एक्सिस पे L/4। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं तो पोजीशन को ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप RCM से लिख लो, सभी को पता है, आप XCM I कैप प्लस YCM J कैप आएगा, यानी L/4 I कैप प्लस L/4 J कैप आएगा, ये RCM है। अगर आप इस सेंटर ऑफ मास की ये वैल्यू ये आई थी, अगर इसको आप लोकेट करना चाहते हैं कि ये RCM बेटा ये होता है, देखो RCM ये होता है, ये डिस्टेंस RCM, ये RCM, ये जो हमने एरो बनाया दैट इज RCM। मैग्नीट्यूड चाहते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, RCM पे एरो हटा दो, अंडर रूट L/4 का स्क्वायर प्लस L/4 का स्क्वायर, L/4 स्क्वायर बाहर निकाल दो तो L/4 √2 आएगा, तो L/2 आ जाएगा, इतनी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आई, ये जो यहां से यहां तक, ये L/2 पे आ जाएगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन आइएगा, देखिएगा पिछले जैसा ही है, ये रॉड है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, कहते हैं इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लोकेट करो। तो वही है, इफ मास स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली on the length, then locate position of center of mass। बेटा तरीका वही है बिल्कुल, आप समझिएगा। देखो मास स्प्रेड यूनिफॉर्मली, तो इसके मिड पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसको हमने C2 लिया तो वही ले लेते हैं। इसका यहाँ मिड पॉइंट पर होगा, इसे C1 ले लीजिएगा। फिर याद करो इसके कोऑर्डिनेट, हम इससे कहा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस अगर ले लें, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो अब बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो पूरी रॉड की लंबाई 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसका आधा यानी L, और वाई एक्सिस पे 0 ये आ गया, इसका तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और लेंथ इसकी बेटा 2L है, यानी इस जगह पे लेंथ को आप जैसे अगर आप इसे L1 माने तो 2L हो गया। जरा यहाँ आ जाइएगा, देखो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे L का आधा यानी 0 L/2 आया, ये बेटा x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आया। अब बताइएगा बेटा इस जगह पर अगर इसे लें तो क्या आएगा, L2 इक्वल टू L हो गया, ये L आ गया। तो आप देखिएगा, तुम्हें याद है अगर सोल्यूशन में ही चले जाए तो XCM क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्या था, L1x1 प्लस L2x2 अपॉन L1 प्लस L2। तो बताओ XCM क्या आया, L1 को क्या लिखोगे 2L, फिर ध्यान रखना मास जो M1x1 होता था उसको हम L2 से रिप्लेस करते हैं, 2L इंटू x1 इज L, प्लस L2 बेटा L है, इंटू x2 देखो बेटा 0 है, अपॉन L1 इज 2L, L2 इज L, तो आप देखो ये क्या आ जाएगा, 2L स्क्वायर अपॉन 3L, ये कैंसिल, तो 2L/3 आ, तो ये XCM आ गया, पहली वैल्यू आ गई। YCM ले लीजिएगा बेटा, क्या होता था याद करो, M1Y1 उसको लिख दो L1Y1 प्लस M2Y2 को L2Y2 अपॉन L1 प्लस L2, ये आ रहा है। अगर आप इसको बताएं तो L1 क्या है, देखो 2L है, Y1 क्या है बेटा, Y1 0 है, प्लस L2 क्या है, L है, देखो L2 इज L, Y2 कितना है, L/2 है, अपॉन L यानी 2L प्लस L आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई करो तो YCM कितना आ गया बेटा, यहाँ पर देख लें गौर से, कितना, ये तो 0 हो गया,
ये L स्क्वायर बाई 2/3L ये आया, तो ये कैंसिल हुआ इससे, बिकॉज L बाई 6 आ गया, तो YCM ये आ गया। देयरफॉर आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गया XCM YCM, और XCM का मतलब 2L/3, YCM इज L/6 आता है, ये वैल्यू आई 2L/3 एंड L/6 आया। ठीक, अगर फिर वही पोजीशन लिखनी है बेटा, अगर आपको पोजीशन लिखने का अगर इंटरेस्ट है, पोजीशन को RCM लिख सकते हो, वो क्या आएगा बेटा, XCM I कैप प्लस YCM J कैप, तो RCM इज इक्वल टू कितना हुआ, XCM का मतलब 2L/3 I कैप प्लस L/6 J कैप, ये आ गया, तो इतना आ गया, और आप इसको फाइंड आउट नाप भी सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और सिंपल सा ले रहे हैं, आप देखिएगा, आसान सा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, डिस्टेंस बिटवीन carbon atom and the oxygen atom in a carbon monoxide molecule, in a carbon monoxide molecule is 1.1 angstrom, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। मास ऑफ कार्बन एटम इज, मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, एंड ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU, ये इतने AMU एटॉमिक मास यूनिट है। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ C कार्बन मोनोऑक्साइड molecule कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये पूछा है। इन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो आंसर लिया है वो कार्बन एटम से ले रखा है, तो हम जिस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन में कार्बन या किसी तरफ से ले लो यार, वो तो आंसर आ ही जाएगा, आंसर तो मैच ही करेगा। आप ऐसे मानना, मान लो ये बेटा कार्बन है, कार्बन एटम, तो इसका मास तुम्हें पता है, M1 को आपने 12 AMU लिया है, ये ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका मास M2 इन्होंने 16 ले रखा है, इनके बीच की सेपरेशन को R को 1.1 एंगस्ट्रॉम लिया है, एंगस्ट्रॉम में लेना क्योंकि ऑप्शन में आंसर एंगस्ट्रॉम में है। तो आप ये मान लो, लेट सेंटर ऑफ मास इज एट डिस्टेंस R1 फ्रॉम कार्बन, कार्बन से डिस्टेंस R1 पे, यानी यहां से इसकी डिस्टेंस, मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया, इसे आप अगर C डैश मान लीजिए, तो इसकी डिस्टेंस यहां से R1 है, और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1.1 माइनस R1 हो जाएगी, है ना बेटा, ये डिस्टेंस 1.1 माइनस R1 हो जाएगी। इसको आप सिंबॉलिज्म से यूज करना चाहते हैं तो कहते हैं इसको हम R2 से लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला याद है सेंटर ऑफ मास का, जो बड़ा इनिशियल फार्मूला था कि मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है, इसे मोमेंट ऑफ मास कहते थे। तुम्हें याद होगा कि M1 और R1 का प्रोडक्ट यानी इसका, और M2 और R2 का प्रोडक्ट सेम होता है, तो आप ये लिखोगे सिंस M1 R1 equal to M2 R2, it is by the definition of center of mass। M1 है 12, R1 को R1 ही रखो, M2 है 16, R2 को बेटा 1.1 माइनस R1 कर लो, ये तो 3R1 equal to 4.4 माइनस 4R1, तो 7R1 equal to 4.4। तो इसलिए आप देखें तो R1 की वैल्यू, ध्यान रखना R1 कार्बन से डिस्टेंस है, R1 इक्वल टू 4.4 अपॉन 7 आ जाएगा। एक बार सिंप्लीफाई करो अगर इसे, तो इसमें जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट हो गया,
6 हो गया पॉइंट एंगस्ट्रॉम, लगभग 0.63 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम कार्बन एटम, कार्बन एटम से इतनी दूरी पर, राइट। तो 0.63 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द कार्बन एटम, ये आ गया। अगर ऑक्सीजन से पूछें कि यहां से ऑक्सीजन से कितनी दूरी है, तो 1.1 माइनस R1, यानी R1 की वैल्यू यहां से ये भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 1.1 माइनस 0.63, वो आ जाएगा वैल्यू। क्लियर।